आज का हमारा लेक्चर रहेगा व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि स्टार्ट करने से पहले हम स्वर संधि के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमने स्वर संधि का लेक्चर इससे पहले डिस्कस किया है। जिसने वो वीडियो देखी होगी वो ये क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा रिविजन हो जाएगा स्वर संधि का। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर गुण संधि? तो कपीश का संधि विच्छेद होगा कपि जमा ईश। तो इसमें कौन कौन से दो स्वर आपस में मिल रहे हैं? तो यहाँ बनता है ई जमा ई। इसका वर्ण विच्छेद कैसे हुआ ये हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो इसमें दो सजातीय स्वरों का आपस में मेल होता है। हमने पढ़ा है, जब हम स्वर संधि को पढ़ रहे थे, हमने हर एक वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि एक एक की परिभाषा को पढ़ा हुआ है। तो दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो इनके मेल से जो है दीर्घ सजातीय स्वर बनता है। दीर्घ सजातीय स्वर, तो छोटी ई और बड़ी ई का मेल यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर ई बन जाएगा। तो इस प को लगेगी ये मात्रा बड़ी ई की, तो ये हो जाएगा कपीश। तो इसी तरह इसका आंसर रहेगा दीर्घ संधि। फिर है सदैव में कौन सी संधि है? सदैव देखिए, इसका एक मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर द को आई की मात्रा लगी है, हमें पता है आई की मात्रा कैसी होती है, ऐसी। अगर ओ की मात्रा हम देखेंगे तो इसकी मात्रा होती है ऐसी। अगर ये दो मात्राएं हमें कहीं दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि को भी हम देख चुके हैं। जैसे सदैव बनता है हमारा सदा जमा एव से, ये बन गया सदैव। अगर इसी तरह से एक एक शब्द देखते हैं, या फिर मतैक्य देखें, इसमें भी एक ही मात्रा है। या फिर तथैव, इसमें भी थ में दो मात्राएं हैं। जैसे दंतोष्ठ, इसमें ओ की मात्रा आ गई, देखो। तो ये सब शब्द कौन से हैं? ये हैं हमारे वृद्धि संधि आएगी इनमें, वृद्धि संधि। तो इस तरह से आप मात्रा से भी पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण बताना है। संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। संयोग का संधि विच्छेद देखिए क्या होगा, सम जमा योग। तो इसमें तो स्वर का मेल नहीं हो रहा है, इसमें म सम लग रहा है, म, ये तो व्यंजन है। मनोहर, ये देखिए इसका होता है मन जमा हर, ये हमारे पास आ गई विसर्ग संधि। इस तरह नमस्कार में भी नम जमा कार, ये भी आएगी विसर्ग संधि। फिर बच गया हमारा पवन। तो पवन हमारा क्या है? ये है स्वर संधि। तो कैसे है देखिए, पवन का संधि विच्छेद होता है पो जमा अन। ये कैसे हो गया? प जमा पो जमा अन। अयादी संधि का नियम देखिए क्या होता है। अयादी संधि में हमारे बनता है, अयादी से याद रखना है। अयादी याद रखने का तरीका, या तो अय बनेगा या तो अव बनेगा। अगर हम पवन शब्द देखते हैं, अगर इसको सिंपली वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा प जमा अ जमा व जमा न। तो अब इसमें आ रहा है ना अब, तो अब किस में आता है हमारा? अब आता है अयादी संधि में। और ये कैसे आएगा? अगर अयादी संधि की परिभाषा है ए ऐ ओ औ, इन सब के साथ अगर किसी भी विजातीय स्वर का मेल होता है तो फिर बनते हैं ऐ या फिर अव। अब इसमें भी देखा जाएगा कि अगर ए के साथ मेल होता है तो आई बनेगा, अगर आय बनेगा। अगर आई के साथ मेल होता है तो फिर वो आय बन जाएगा। इसी तरह ओ के साथ होगा तो अव ही रहेगा, औ के साथ होगा तो आव बन जाएगा। हमारे पास है शब्द पवन,
पवन में ओ के साथ मेल हो रहा है, ओ का मेल किसके साथ हो रहा है, अ के साथ ओ का मेल हो रहा है। इसी तरह से इसमें आ जाएगी हमारे अयादी संधि। तो नेक्स्ट देखते हैं महोदय में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर अयादी संधि। तो महोदय में हमारे आएगी गुण संधि। तो इसको पहचानना कैसे है कि इसमें गुण संधि कैसे है। जैसे महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, महा जमा उदय। और गुण संधि की हमें परिभाषा याद होनी चाहिए कि गुण संधि किस संधि को कहा जाता है, इसमें कैसे स्वर आपस में मिलते हैं। तो गुण संधि में मिलता है अ आ के आगे ई उ या री। अगर इन चारों का मेल हो जाए तो ई अगर मिल जाए तो यहाँ बनेगा हमारा ए। उ अगर इनके आगे हो जाए तो यहाँ बनेगा हमारा ओ। तो री अगर मिल जाए तो यहाँ बनेगा हमारा अर। तो इस तरह से महोदय में क्या है, ओ की मात्रा है। तो ओ की मात्रा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। अब आगे देखते हैं अ जमा ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। ए हमने अभी पढ़ा, किसको व्यक्त करता है, गुण संधि को। अब देख लेते हैं हम व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है, ये हल वाले सभी वर्ण क ख ग क से लेकर ग तक हर वर्ण में जो है हल लगा होगा, ये इसका शुद्ध रूप है। अगर हल नहीं लगा है तो इसमें हम मानेंगे कि क जमा अ इसमें सम्मिलित है। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, वे वर्ण जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। क को हम अ के बिना नहीं बोल सकते, वो हो जाएगा आधा क। तो इसका उच्चारण करना मुश्किल होता है, इसलिए हमें अ की सहायता से बोलने पड़ते हैं। इसी तरह से क का अगर स्वरूप चेंज करना है, मान लो को बोलना है को, तो इसमें भी स्वर की जो है मात्रा लेनी पड़ती है। तो इस तरह से ये बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो अब हम व्यंजन संधि के नियम देख लेते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग कितने वर्ग हैं हमारे पास, क च ट त प, ये 5 वर्ण। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, तो ये 5 वर्ग हैं। तो लिखा है वर्ग के पहले वर्ण, और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, ये क च ट त प। इस पहले वर्ण का परिवर्तन हो जाएगा हमारे तीसरे वर्ण में। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, क का तीसरा वर्ग कौन सा है, तीसरा वर्ण क वर्ग का ग, च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, त का द। जैसे क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द। तो इसमें परिवर्तन होगा कैसे, इसका नियम है प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के आगे कोई वर्ण हो अनुनासिक को छोड़कर तो उनके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा वर्ण हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दिक जमा अज गज, तो ये क्या बन गया, दिग्गज। तो ये क जो हमारा है क, ये बन गया ग। ग के नीचे हल लगा हुआ है तो यहाँ पर देखिए आधा ग आएगा हमारा, पूरा नहीं आएगा। आगे वाला गज ग पूरा है बट पीछे वाला ग आधा आएगा। इसी तरह दिक जमा अंत, ये हल लगेगा इस क के नीचे, दिक जमा अंत, तो ये क्या हो जाएगा, दिगंत। यहाँ पूरा ग कैसे आया, क्योंकि ये अस्वर इसके साथ जुड़ गया है। इसी तरह वाक जमा ईश, क के नीचे भी हल होगा, वाक जमा ईश का क्या हो जाएगा, क का बन जाएगा हमारा ग, और उस ग के साथ ये ई की मात्रा सम्मिलित हो जाएगी तो ये बन जाएगा गी। तो इसी तरह दिक जमा विजय का क्या बन जाएगा, दिग्विजय। च के साथ ज अगर लगेगा तो अच जमा अंत, ये क्या हो जाएगा, अजंत।
ये समझ लेना है कि च के इनके आगे अगर कोई स्वर है तो वो इसमें जुड़ जाएगा। अगर इसके आगे कोई व्यंजन है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दिक जमा गज, इसके आगे व्यंजन है तो ये ग यहाँ पर आधा ही रह गया है। स्वर है तो वो पूरा हो जाएगा, वरना वो उसी तरह से आधा लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर हल लिया हुआ है तो आधा ग ऐसा लिखेंगे। इसी तरह से अच जमा आदि का हो जाएगा आज़ादी। इसी तरह ट का ड होना षट जमा आनन, इसका क्या होगा षडानन। इसी तरह षड्रिपु का संधि विच्छेद होगा षट जमा रिपु। त का द होना भगवत जमा भजन, ये हो जाएगा भगवद भजन। उत जमा मार्ग, ये हो जाएगा उत जमा योग, ये हो जाएगा उद्योग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उद्योग। तो इस उद्योग को हम पहले भी समझ चुके हैं कि ये द्य कैसे लिखा जाता है। इसमें हमारे द आधा होता है और य पूरा होता है इस द्य में। तो आगे देखते हैं सत जमा गुण, ये क्या हो जाएगा सद्गुण। प का ब हो जाना अप जमा ज, ये हो जाएगा अब्ज। अप जमा धी, ये हो जाएगा अवधि। इस तरह दूसरा नियम क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहला वर्ग क च ट त प का पांचवा वर्ण क्या क्या है इनके, ड अंग न न। इसी तरह से इसका नियम देखिए, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो, जो हमने इससे पहले वाली ये परिभाषा पढ़ी थी, इसमें हमने अनुनासिक वर्ण को छोड़ दिया था। अब है अगर इनका मेल अनुनासिक वर्ण से हो वस्तुतः न और म से, तो क्या हो जाएगा उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग य ण न म ये हो जाता है। जैसे क का अंग हो जाएगा, जैसे वाक जमा मय, तो ये क्या हो जाएगा वांगमय। ट का न होना षट जमा मुख, ये हो जाएगा षणमुख। इसी तरह से त का पांचवा वर्ण क्या है न। उत जमा मत का क्या हो जाएगा उन्मत। चित्त जमा मय का क्या हो जाएगा चिन्मय। जगत जमा नाथ का क्या हो जाएगा जगन्नाथ। इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, एग्जैक्ट याद होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। जैसे क का पांचवा वर्ण हमारा अंग होता है, ट का न होता है, त का न होता है, अगर च होता तो च का य होता है। आगे देखते हैं छ। तो छ संबंधी नियम क्या है, छ से पूर्व स्वर हो तो छ के बदले क्या हो जाता है छ, ये वाला छ हो जाएगा, इसमें साथ में आधा च लगेगा। जैसे आ जमा छादन है तो इसका हो जाएगा आच्छादन। परि जमा छेद का हो जाएगा परिच्छेद। अनु जमा छेद का अनुच्छेद। वि जमा छेद विच्छेद। इसी तरह त संबंधी नियम है, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है, ये कैसे होगा देखिए उत जमा चारण, ये हो जाएगा हमारा उच्चारण। उत जमा चरित का हो जाएगा उच्चरित। सत जमा चरित का हो जाएगा सचरित्र, आधा च लगेगा। इस च में हल दिया हुआ है, इस च में हल का मतलब है ये च जो है आगे जाके किसी में भी जुड़ेगा, ये त आगे जाके किसी में भी जुड़ेगा तो ये आधा च हो जाएगा। आगे है त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है, झ में कोई चेंज नहीं आएगा, झ इसी तरह से रहेगा, बट त जो है ज में बदल जाएगा। जैसे सत जमा जन है तो ये हो जाएगा सज्जन। उत जमा ज्वल है तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। विपत जमा जाल है तो ये हो जाएगा विपजाल। इसी तरह त के बाद, एक मिनट, मेरे को लगता है मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया है। त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है। त किस में बदलेगा ज में। यहाँ पर झ हो, चाहे ज हो चाहे झ हो, वो त किस में बदलेगा ज में ही, वो झ में नहीं बदलेगा। चाहे उसके आगे झ भी हो तो भी वो ज में ही बदलेगा।
तो आगे देखिए, त के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमशः ट और ड में बदलेगा। यदि त हो तो वो ट बन जाएगा, पूरा ट हो तो वो इस तरह का आधा ट, अगर ड हो तो वो इस तरह हल वाला ड बन जाएगा। जैसे बृहत जमा टिका है तो ये हो जाएगा बृहटिका, ये त आधा ट। उत जमा डयन क्या बन जाएगा, उड्डयन। त के बाद यदि ल हो तो त का ल हो जाता है, ये आधा ल हो जाता है, पूरे ल से आधा हो जाएगा। जैसे उत जमा लास है तो क्या हो जाएगा, ये त आधे ल में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्लास। तत जमा लीन, तलीन। उत जमा लेख, उल्लेख। नेक्स्ट नियम है, त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास है, त और श दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। त का तो च बन जाएगा और इस छ का श बन जाएगा। इसी तरह से सत जमा शास्त्र का क्या बन जाएगा, सच्छास्त्र। त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् जमा हित है तो ये हो जाएगा तद्धित, इस त का तो द बन जाएगा और इस ह का क्या बन जाएगा, ध, ये वाला ध, ये पूरा ध है और ये आधा द है। इसको हम पहले भी समझ चुके हैं कि ये कैसे बनते हैं। उत जमा हार है तो क्या बन जाएगा, उद्धार। उत जमा हत का क्या बन जाएगा, उद्धत। फिर है न संबंधी नियम। पांचवा नियम क्या है, न संबंधी नियम। यदि री र श के आगे न हो या उनके बीच में कोई स्वर, जैसे कोई स्वर हो या फिर क वर्ग हो, प वर्ग हो, अनुस्वार हो या य व ह आए तो न का क्या हो जाता है, न हो जाता है। जैसे भर जमा अन है तो हो जाएगा भरण। प्र जमा मान है तो हो जाएगा प्रमाण। री जमा न है तो हो जाएगा ऋण। इसी तरह से परि जमा नाम का हो जाएगा परिणाम। राम जमा अयन का हो जाएगा रामायण। भूष जमा अन का हो जाएगा भूषण। तो ये देखिए न ई के एकदम बाद ये है परि जमा नाम। इसमें क्या है, र में ई जुड़ा हुआ है और न साथ में है न, तो इस न का क्या बन जाएगा, न, तो ये हो जाएगा हमारा परिणाम। और अगर इसके आगे वाला हम देखते हैं राम जमा अयन, तो इसमें देखिए राम जमा अयन, न कहाँ है तो र के बाद, मगर इन दोनों के बीच में क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इनके बीच में कोई स्वर हो, क वर्ग, प वर्ग या अनुस्वार या फिर ये हो तो न करना हो जाता है। यहाँ देखिए ये स्वर है, ये म है और यहाँ पर य है, यहाँ से म आ गया, यहाँ से प वर्ग का म आ गया और ये स्वर आ गया। तो इस तरह से र के साथ न है तो ये हो जाएगा रामायण। अब नेक्स्ट देखते हैं, छठा नियम है म संबंधी नियम। म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि अनुस्वार में बदल जाता है। ये कैसे, जैसे देखिए सम जमा कलन है तो ये क्या हो जाएगा, संकलन। सम जमा गति है तो क्या हो जाएगा, संगति। अनुस्वार देखिए अनुस्वार में बदल गया है, इसमें बिंदी लग गई है, माँ का लोप हो गया और ये बन गया अनुस्वार। सम जमा चय है तो ये हो जाएगा संचय। परम जमा तू है तो ये हो जाएगा परंतु।
क से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ण के होने से होता है, ये माँ के आगे होने चाहिए, क से माँ तक कोई भी वर्ण हो तो। फिर है म का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल व, और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श श स ह। तो इसी तरह से हम देखेंगे सम जमा योग क्या हो जाएगा, संयोग। सम जमा रक्षक क्या हो जाएगा, संरक्षक। सम जमा लाप क्या हो जाएगा, संलाप। सम जमा विधान क्या हो जाएगा, संविधान। सम जमा शय क्या हो जाएगा, संचय। सम जमा सार क्या हो जाएगा, संसार। आगे है म के बाद म, ये है हल वाला म, ये है बिना हल वाला म, पूरा म। आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हल वाले म के बाद अगर इस तरह पूरा म आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है सम जमा मान, इसी तरह से लिखा जाएगा सम्मान। सम जमा गति, सम जमा मति, सम्मति। तो कुछ चेंज नहीं होगा, इसको बस जोड़ के लिखेंगे आगे। फिर है 7वां नियम, स संबंधी नियम। स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो। स से पहले क्या होना चाहिए, अ आ के अलावा कोई और स्वर हो तो स का क्या हो जाता है, श हो जाता है। अ आ नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो तो। जैसे वी जमा सम है, अब वी कैसे बनता है, व जमा ई। यहाँ ई आ गया स से पहले, स से पहले ई आ गया तो इस स का अब क्या बन जाएगा, श। इस ये ई तो इसी के साथ रहेगा वी, बट श का हो जाएगा स का हो जाएगा श, तो ये हो जाएगा विषम। इसी तरह वी जमा साद, वी ऐसे रहेगा, इस स का हो जाएगा श, तो ये हो जाएगा विषाद। सु जमा समा, तो यहाँ लगा है उ, स से पहले देखिए उ आया है, स जमा उ, सु। सुषमा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सुषमा, स का हो जाएगा श। अभी जमा सेक, यहाँ भी ई लगा है स से पहले, तो ये हो जाएगा अभिषेक। तो ये थे हमारे आज के व्यंजन से संबंधी नियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगले वाली वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन उसमें डालेंगे, ताकि ये पढ़ने के बाद आपका वहाँ पर रिवीजन हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा विसर्ग संधि के बारे में। इसी वीडियो में हम विसर्ग संधि नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये नियम करने से फ़ायदा आपको तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उस वक्त आपको नियम जब याद आएंगे तो उस वजह से आपको फिर याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।